हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुछ समस्याओं के कारण जो है क्लासेस काफ़ी दिनों से नहीं चल रही थी, लेकिन अब क्लासेस जो है डेली आप सभी को प्रोवाइड की जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक करंट के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे इसमें विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। इसके पहले के लेक्चर में आपको विशिष्ट चालकता, इसके अलावा धारा घनत्व के बारे में बताया जा चुका है। यहाँ पर याद रखिएगा, विशिष्ट चालकता इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। इसके अलावा धारा घनत्व इसे प्रदर्शित किया जाता है जे से। तो यहाँ पर जो है आप लोग इसमें सिग्मा और जे यानी कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए कि माना किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो विशिष्ट चालकता इसके बारे में बताया गया अभी आपको। विशिष्ट चालकता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। तो इसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर 1/रो। रो अभी आपको बताया गया, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो सूत्र होता है सिग्मा बराबर 1/रो। इससे आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1। इसके बाद ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बता सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध, इसका सूत्र होता है रो बराबर, ध्यान दीजिए सूत्र होता है रो बराबर E/J। ये सूत्र होता है। E यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, J यहाँ पर धारा घनत्व होता है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा J इसे बोलते हैं धारा घनत्व। तो ये आप लोग याद रखिएगा, E जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, J जो है यहाँ पर धारा घनत्व है। इससे आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2। तो अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 से अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर है रो बराबर E/J और यहाँ पर था सिग्मा बराबर 1/रो। तो यहाँ पर इस रो की जगह पे हम लोग ये वाला मान रखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर मान रखा जाएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर 1/ दिया गया रो बराबर होता है E/J। तो यहाँ पर लिखेंगे तो E और बटे में आ जाएगा J, ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा J और बटे में आ जाएगा E। इस प्रकार से अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम लोग J यानी कि इसके बराबर ध्यान दीजिए ज्ञात करें, तो J बराबर ज्ञात करेंगे तो ये इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सिग्मा और इनटू में आ जाएगा E। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोगों ने J बराबर ज्ञात किया तो ये बटे में था, इधर ये आ गया गुणे में, तो J बराबर हो गया सिग्मा इंटू E। अगर आप चाहें तो इसे सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए सदिश रूप, या फिर बोल सकते हैं वेक्टर रूप। तो ध्यान दीजिए सदिश रूप में इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा सदिश J बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू सदिश E। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो J यहाँ पर जो है धारा घनत्व है। तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें धारा घनत्व बराबर सिग्मा, इसके बारे में आपको बताया गया है, सिग्मा बोलते हैं विशिष्ट चालकता को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता गुणे, यहाँ पर ध्यान दीजिए E यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर लिखेंगे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये संबंध हो गया धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर जो धारा घनत्व है ये विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। इसे अगर आप परिभाषित करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि विशिष्ट चालकता
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को धारा घनत्व कहते हैं। या फिर आप बता सकते हैं कि धारा घनत्व जो है वो विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो है आप विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में जो है संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है व्यय वैद्युत ऊर्जा का निर्धारण, यानी कि जो ऊर्जा व्यय हो रही है उसका निर्धारण जो है कैसे करना है। इसके लिए पहले आप फिगर ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चालक दिया गया है, ध्यान दीजिए, इस चालक में प्रतिरोध दिया गया है आपको। इसके अलावा इस चालक में जो है सेल लगा हुआ है, यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है। इस प्रकार से एक चालक आपको दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इसमें एक सेल लगा हुआ है, ये यहाँ पर कुंजी के मान लेते हैं, ये यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा R। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सेल लगा हुआ है इसकी बड़ी प्लेट धनात्मक और छोटी प्लेट जो होती है वो ऋणात्मक होती है, और जो धारा प्रवाहित होती है हमेशा वो प्लस वाले सिरे से प्रवाहित होती है, यानी कि धारा इस प्रकार से यहाँ पर प्रवाहित होगी, इस प्रकार से जाएगी और फिर इधर जाएगी धारा। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये चालक दिया गया है, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, और जब इस सेल लगा दिया जाता है तो सेल लगाने से इस चालक में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक के जो चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार जो है धन आयनों से टकराते रहते हैं। ये आप लोग याद रखेगा कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके जो चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार जो है धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसका रूपांतरण जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो चालक इलेक्ट्रॉन है जब वो धन आयनों से टकराते हैं तो उस समय वैद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, यानी कि आपको यही यहाँ पर लिखना है। एक बार आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार से लिखेंगे। आप इसमें बताएंगे कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक इलेक्ट्रॉन लगातार धन आयनों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। और यहाँ पर जब वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, यानी कि जब वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है तो उसी ऊष्मीय ऊर्जा का हम लोग यहाँ पर निर्धारण करेंगे। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, पहले आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना चालक के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V, यानी कि जो चालक है इसके सिरों के बीच विभवांतर मान लिया गया V। इसके अलावा आप लिखेंगे तथा प्रतिरोध कैपिटल R, और चालक में प्रवाहित धारा I है। तो यानी कि ये मान लिया गया इसमें कि जो चालक है इसके सिरों के बीच विभवांतर V है, इसके अलावा प्रतिरोध कैपिटल R है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है। तो यहाँ पर हम लोग चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा, या फिर आप इसे बोल सकते हैं यहाँ पर बैटरी द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पर ये लिखा गया है चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा, आप चाहे तो यहाँ पर बता सकते हैं कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर हम लोग कार्य को लिखते हैं W से, और सूत्र होता है कार्य बराबर Q × V, यानी कि आवेश गुणे विभवांतर, इतना हो जाएगा। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, आपको याद रखना है सूत्र होता है Q बराबर I × T। ये पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो इस Q की जगह पे आप ये मान रख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर, इस Q की जगह पे ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा I × में हो जाएगा T। तो Q की जगह पे हो गया I × T, इसके अलावा इसमें दिया गया है V, तो आप इसे लिख सकते हैं W बराबर V × I × T। इस प्रकार से आप इससे यहाँ पर मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इस प्रकार से ये इतना हो गया। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें सूत्र होता है V बराबर
आई आर, ये सूत्र होता है विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। तो अगर ये वाला मान यहाँ पर हम लोग रखें तो ध्यान दीजिए W बराबर इस V की जगह पे ये मान रखेंगे तो I इंटू आर इसकी जगह पे हो जाएगा। इसके अलावा दिया गया है I इंटू टी। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा फिर W बराबर I और I मिलके हो जाएगा I स्क्वायर, इसके अलावा R और इंटू में हो जाएगा T। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से ये इतना आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए एक सूत्र और होता है I बराबर V बटे R, ये सूत्र होता है I बराबर V बटे R। तो अगर इस I की जगह पे हम लोग ये वाला मान रखें तो ध्यान दीजिए W बराबर I की जगह पे ये मान रखा जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर I स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा V स्क्वायर बटे में हो जाएगा R स्क्वायर, क्योंकि I स्क्वायर दिया गया था। जब I का मान V बटे R रखेंगे तो ये आ जाएगा V स्क्वायर और बटे में आ जाएगा R स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा R और फिर इंटू में हो जाएगा T। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस R से ये वाला R जो है कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा फिर W बराबर V स्क्वायर T और बटे में आ जाएगा R। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए ये वैद्युत ऊर्जा हुई, या फिर आप बोल सकते हैं बैटरी द्वारा किया गया कार्य। इस प्रकार से आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको ये याद रखना है, इसमें ध्यान दीजिए, आप याद रखिएगा, आप बता सकते हैं चूँकि एक कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.2 जूल कार्य। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर होता है 4.2 जूल कार्य। तो ये अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है यहाँ पर कार्य ज्ञात किया है, इसका मतलब इसका मात्रक क्या होगा, जूल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं जूल में। और आपको बताया गया यहाँ पर जो वैद्युत ऊर्जा यानी कि जो किया गया कार्य होता है वो किस में परिवर्तित होता है, ऊष्मा में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो ये कार्य है अगर इसे हम लोग ऊष्मा में बदलते हैं तो ऊष्मा में बदलेंगे तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ से हम लोग जूल का मान ज्ञात करें तो ये इधर बटे में आ जाएगा, यानी कि जूल ज्ञात करेंगे तो 4.2 कहाँ पर आएगा, बटे में आ जाएगा। यानी कि आप बता सकते हैं कि 1 जूल कार्य बराबर 1 बटे 4.2 जूल ऊष्मा। इस प्रकार से ध्यान दीजिए अगर यहाँ से हम लोग इसको इधर ले आए बटे में तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1 जूल कार्य। यहीं पर आपको समझना है, ध्यान दीजिए ये जो इधर हम लोग बट्टे में ला रहे हैं, क्योंकि आप चाहे तो इसके गुणे में क्या लिख सकते हैं, 1 आप लिख सकते हैं गुणे 1। तो अगर यहाँ से ये संख्या बट्टे में लाते हैं इधर तो इधर हो जाएगा 1 बटे 4.2 कैलोरी ऊष्मा, इतना होगा, और बराबर कितना हो गया, 1 जूल कार्य। तो अगर यहाँ से हम लोग जूल को किस में बदलते हैं, ऊष्मा बदलते हैं, तो वहाँ पर कितने से भाग करना है, उसे 4.2 से भाग करना होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया कि जो वैद्युत ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होती है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए ऊष्मीय ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं H से, सूत्र होता है W बटे 4.2। यही पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये किया गया कार्य या फिर बोल सकते हैं वैद्युत ऊर्जा है, और ऊर्जा को हम लोग जब उसमें बदलेंगे तो उसको किससे भाग करना है, 4.2 से। तो यहाँ पर ये ऊर्जा थी, इसे हम लोग किससे भाग कर रहे हैं, 4.2 से। तो जब ऊर्जा को हम लोग 4.2 से भाग करेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे H बराबर W का जो भी मान ज्ञात किया गया, ध्यान दीजिए अगर समीकरण 1 के अनुसार लिखेंगे तो W की जगह पे लिखेंगे आप V इंटू I इंटू T, इसकी जगह पे आ जाएगा बटे में हो जाएगा 4.2, ये मान आएगा समीकरण 1 के अनुसार। अगर आप समीकरण 2 के अनुसार W का मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए फिर W की जगह पे लिखेंगे आप I स्क्वायर RT बटे में हो जाएगा 4.2, इस प्रकार होगा। अगर आप समीकरण 3 के अनुसार लिखेंगे तो फिर ये आएगा V स्क्वायर T बटे, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा R, और बट्टे में आपको क्या लिखना है, 4.2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4.2 R। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है उसमें ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो ये मान जो आएगा ये कैलोरी में आएगा।
इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इसी से संबंधित टॉपिक है आपका वैद्युत शक्ति, या फिर आप बोल सकते हैं व्यय वैद्युत शक्ति। तो पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए व्यय वैद्युत शक्ति का निर्धारण, या फिर आप बोल सकते हैं इसे वैद्युत शक्ति का निर्धारण। तो आप ध्यान दीजिए, इसके लिए पहले आप सूत्र ध्यान दीजिए। व्यय शक्ति लिख सकते हैं या फिर आप व्यय वैद्युत शक्ति। ध्यान दीजिए, व्यय वैद्युत शक्ति बराबर आप इसमें बता सकते हैं व्यय वैद्युत ऊर्जा। यहाँ पर याद रखिएगा व्यय वैद्युत ऊर्जा, और बटे में होता है समय। तो अब ध्यान दीजिए, इस सूत्र का प्रयोग करके आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं व्यय वैद्युत ऊर्जा तथा समय के अनुपात को व्यय वैद्युत शक्ति कहते हैं। या फिर आप बता सकते हैं इसमें कि किसी परिपथ में, या फिर बोल सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा की दर को, ध्यान दीजिए बटे में अगर समय लिखा है तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं दर का। तो याद रखिएगा, आप बताएंगे व्यय वैद्युत ऊर्जा की दर को व्यय शक्ति कहते हैं या फिर वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसे आप परिभाषित करेंगे यहाँ पर, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा, इसमें लिखेंगे आप यहाँ पर व्यय वैद्युत ऊर्जा की दर को व्यय शक्ति या फिर वैद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित करेंगे। और याद रखिएगा, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं P से। आप चाहे तो लिख सकते हैं इसे P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर वैद्युत शक्ति को हम लोग प्रदर्शित करते हैं P से, वैद्युत ऊर्जा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं W से। इसके बारे में अभी आपको पढ़ाया गया तुरंत, व्यय वैद्युत ऊर्जा इसे प्रदर्शित करेंगे W से, समय को प्रदर्शित करेंगे T से। अब ध्यान दीजिए, जो अभी आपको पढ़ाया गया इसके पहले तुरंत, जिसमें आपको W बराबर बताया गया एक सूत्र VIT, इतना बताया गया। इसके अलावा दूसरा सूत्र आपको बताया गया था W बराबर I²RT, इतना बताया गया। इसके अलावा जो तीसरा सूत्र बताया गया है व्यय वैद्युत ऊर्जा का, वो वहाँ पर दिया गया था V²T/R। ये तीनों सूत्र अभी आपको पढ़ाए गए, यानी कि ये सूत्र हैं व्यय वैद्युत ऊर्जा के। तो अगर इन तीनों मानों को यहाँ पर रखा जाए इस W की जगह पे, तो ध्यान दीजिए P बराबर, अगर इसकी जगह पे हम लोग ये वाला मान रखेंगे तो ये हो जाएगा VIT, बटे में कितना दिया गया T, इतना आएगा। अगर हम लोग इस मान को रखते हैं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए फिर ये आएगा I²RT, बटे में आ जाएगा यहाँ पर T, इतना हुआ। अगर हम लोग इस मान को यहाँ पर रखते हैं तो ध्यान दीजिए W की जगह पे ये मान रखेंगे तो V²T, बटे में दिया गया है R, और यहाँ पर ये बटे में हो जाएगा T। इस प्रकार से W के जो तीनों मान हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए आप, जब यहाँ पर हम लोग इस T से इसे कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूत्र आएगा P बराबर V/I, इतना आएगा। दूसरा सूत्र इसका आएगा I²R, और तीसरा सूत्र यहाँ पर आ जाएगा V²/R। इस प्रकार से यहाँ पर जो आप व्यय वैद्युत शक्ति को ज्ञात कर सकते हैं। और याद रखिएगा, व्यय वैद्युत शक्ति इसका मात्रक होता है वाट। याद रखिएगा, व्यय वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है व्यय वैद्युत शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं और इसका सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।